कर्मों को अच्छा कैसे रखा जाए, क्या किताब ये भी सिखाती है कि हम अपने कर्म को कैसे अच्छा रख सकते हैं? What are the qualities of God? Love, peace. सर, योगी कथामृत का कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए? हालांकि मुझे लगता है सारी बुक ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक अगर तो आप क्रिया योग है। क्रिया योगा क्या चीज़ है और क्या पाथ है, और क्रिया योग के ऊपर चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। वो पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि ये साइंटिफिक टेक्निक है। इससे आपकी ब्रेथ भी काम हो जाएगी, आपका हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, आपके थॉट्स भी कम हो जाएंगे, तो फिर आपकी एनर्जाइज हो जाएगी बॉडी, बिकॉज सेंसेस में जो आपकी एनर्जी जा रही है वो विड्रॉ होके अंदर आ जाएगी। क्रिया योग के बारे में जनरली लोग नहीं बात करते हैं, थोड़ा सा हिडन टेक्निक है ये, और मैं समझती भी हूँ वो एक गुरु शिष्य परंपरा में ही आपको लेना चाहिए। जो क्रिया योगी हैं, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पर, उन लोगों से कई बार मेरा डिस्कशन हुआ है, कुछ लोग मेरे नोन में भी हैं, वो बताते हैं कि आपको अपने जन्म भी याद आ जाते हैं, आपके पूर्व जन्म क्या हैं। और फिर जो योगानंद जी हम मानते हैं कि वो भी अवतार थे, उनको बोलते प्रेम अवतार, अवतार ऑफ लव। योगानंद जी ये भी कहते हैं यू कैन फाइंड गॉड इन दिस लाइफ। क्या डेथ को हम या डेथ ट्रॉमा को हम इस किताब के ज़रिए समझ सकते हैं? क्या वो अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप हो सकती है इस किताब के ज़रिए? क्योंकि अगर हमने लाइफ को समझ लिया, खुद को समझ लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सब कहते हैं, लेकिन क्या ये किताब हेल्प कर सकती है? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। जब मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वो कहाँ जाती है? कॉजल वर्ल्ड क्या है? एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है? क्या एस्ट्रल वर्ल्ड से दोबारा आत्माएं यहाँ जन्म लेती हैं तो उसकी मुख्य वजह क्या होती है? रीज़न क्या होता है? डिज़ायर्स क्यों ख़त्म करके ही जाना चाहिए इस जन्म में? अदरवाइज़ जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ फिर से वो डिज़ायर परेशान करेगी कि ये काम तो किया नहीं, ये लेसन लेना तो बाकी है, आओ दोबारा मानव शरीर धारण करो और फिर कर्म भुगतो अपने, या फिर कर्मों को एंजॉय करो। तो आज इन्हीं सारे मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, क्योंकि एक किताब है जो आजकल बहुत फेमस है, योगी कथामृत। जी हाँ, आपने मेरे ही कई सारे पॉडकास्ट इसमें देखे होंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट मैं कहूँगी इसलिए मेरे लिए विशेष है क्योंकि आज मैंने स्पिरिचुअली एंड लॉजिकली दोनों एस्पेक्ट से इस किताब को समझा है। मेरे साथ जो समझाने वाले हैं वो खुद भी बहुत लॉजिकल और रैशनल माइंडसेट के हैं, लेकिन बहुत सालों से 17 सालों से मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिया योग खुद उनके जीवन का पार्ट है, दीक्षित हैं क्रिया योग में वो। मैं बात कर रही हूँ XIS ऑफिसर विवेक आत्रे सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पिछले पॉडकास्ट में आपने एक हल दिया लोगों को, एक तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश की कि कैसे वो अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस जान सकते हैं। आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा सा अलग होगा। अलग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी ऑडियंस के लिए है। वो हमेशा से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में, महाअवतार बाबा जी के बारे में, लाहिड़ी महाशय के बारे में, योगानंद परमहंस के बारे में, और ख़ास करके बाबा जी की जो केव है ना उत्तराखंड में, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। दरअसल क्या होता है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम इस तरीके के अनुभवों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो प्रेरणा से भर जाते हैं कि हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसी की प्रकृति है, और प्रकृति में अगर चमत्कार हो रहे हैं तो बिना उसकी इजाज़त के तो हो नहीं रहे हैं। नहीं हो रहा है। तो सर, आप खुद डिसाइपल हैं, आप खुद योगा से जुड़े हुए हैं। तो आज बात करेंगे उनकी जर्नी पर, उनकी आध्यात्मिक जर्नी पर, और उस जर्नी के दौरान जितने उन्हें मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बिल्कुल बात करेंगे। और मैं भी एक डिवोटी हूँ, एक रास्ते पे हूँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि जो रास्ते पे चलने लगता है ना, तो गॉड, भगवान आपकी तरफ दौड़ने लगते हैं, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। आप थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करो तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हमने वही पहल की है बस। उसके बाद ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग है। अच्छा, इस किताब के बारे में ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कथा अमृत, पूरे वर्ल्ड में बातें हो रही हैं, सबको पता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप एक सीकर नहीं भी हैं तो अगर एक किताब के बारे में आपसे कोई पूछे तो शायद ये नाम सबसे कॉमन होगा।
ऐसा क्या है इस किताब में? क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मुझे तो लगा था कि भाई ये तो चमत्कारों से भरी हुई कहानियां हैं। तब आप शायद बहुत छोटे छोटी होंगे। थी, हाँ। कॉलेज स्कूल में हम भी बड़े ऐसे होते थे कि भगवान है भी या नहीं है, ये मिरेकल कैसे हो सकते हैं। मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने जब ये किताब पढ़ी तो पहली दफ़ा मुझे भी बहुत मुश्किल लगी और कई चीज़ें नहीं समझ आई। अब मैं 6-7 बारी पढ़ चुका हूँ और मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ता हूँ। योगी कथामृत या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वर्ल्ड की तकरीबन 90% ऑफ द पीपल कैन रीड इट इन देयर ओन लैंग्वेज, ट्रांसलेट हो चुकी है, वर्ल्ड बेस्ट सेलर है। आपने ये ठीक कहा कि सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है, चाहे वो बिलीवर है या नहीं है। हम लोग एक बार वेस्ट में गए अमेरिका में, तो वहाँ पे स्टेशन पे एक जो बैग्स उठा रहे थे हमारे, उनके टी शर्ट पे योगी लिखा हुआ था, अमेरिकन। तो मैंने उनसे पूछा हाउ इज़ योर नेम योगी, तो वो कहते हैं योगानंदा। अब तो थे ज़रूर वो उस आश्रम के नज़दीक वो स्टेशन था, लेकिन उनको लगा ये तो सबको पता होना चाहिए कि योगानंदा की वजह से मैंने योगी रखा। तो ऐसा है कि जो इंडिया का जो स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर एक किताब ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज और कंप्लीट कोई नहीं बनी, जो कि प्रैक्टिकल है। जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, भगवत गीता, वो कई लोगों को नहीं समझ आती और इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है फिर। लेकिन ये एक स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी ऐसी है कि इससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और मिस्टिफाई भी हो जाते हैं कई बार कि ये कैसे हो गया। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो हर पेज पे आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके लिए है, मेरे लिए है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है इस किताब में, ईयर्स इन माई मास्टर्स हर्मिटेज। जब परमहंस योगानंद छोटे से थे, मैंने भी आईएएस में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए पढ़ी किताब। जब वो छोटे से थे और वो अपने गुरु के आश्रम में कई साल रहे और बढ़े, आगे बढ़े, तो युक्तेश्वर जी बड़े स्ट्रिक्ट थे लेकिन लविंग भी थे। एक दफ़ा वो इनको बुलाते हैं, मुकुंदा इनका नाम था तब। मुकुंदा मुकुंदा, ये बोलते गुरु जी आई एम मेडिटेटिंग। आई नो हाउ यू आर मेडिटेटिंग, योर माइंड इज स्कैटर्ड लाइक लीव्स इन अ स्टॉर्म। ये लिखा हुआ है उसमें कि जो तूफान में जैसे पत्ते उड़ रहे होते हैं, या जो हंटर आता है तो जो बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, उस तरह से तुम्हारा माइंड है, तुम क्या मेडिटेट कर रहे हो। कहते गुरु जी आप तो बहुत मुश्किल है। ये यंग थे योगानंद तब, मुकुंद थे, ये उनके पास जाते हैं, वो इनको टच करते हैं। जिस वक्त उनका माइंड एकदम स्कैटर्ड होता था थोड़ी देर पहले, गुरु की ब्लेसिंग से उनको समाधि की कॉन्शियसनेस होती है, गॉड कॉन्शियसनेस होती है। और फिर वो कविता आती है, समाधि पोएम इस किताब की सबसे फेमस 2 पेज है, ब्यूटीफुल। वो हमें समझ से बाहर है लेकिन वो लिखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब भी उसी तरह हैं, हमारा माइंड स्कैटर्ड है, लेकिन हमें थोड़ा सा रिसेप्टिव होना ज़रूरी है कि गॉड हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किताब जो है योगी कथामृत, ये हमें मदद करती है। नटशेल में तो ये है, बाकी डिटेल की बातें बिल्कुल करेंगे सर जी। इसीलिए आज आपके साथ जुड़े हैं जी। मैं थोड़ा सा महाअवतार बाबा जी के बारे में बात करना चाहूँगी। जनरली हम जब इतने बड़े एनर्जी के बारे में, इतने बड़े गुरु के बारे में बात करते हैं, महाअवतार बाबा जी, तो एक पात्रता होती है कि कौन बात कर सकता है और कौन बात, किसको नहीं है वो पात्रता। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया योगी कथामृत में, जी, कथामृत में ही इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले किसी को क्यों उन्होंने अधिकार नहीं दिया? उससे पहले भी कई किताबें आई हुई होंगी उससे पहले, लेकिन लोगों को सिर्फ एक मुंह की कहते ना कि मुंह ज़बानी पता था कि हाँ बाबा जी हैं। पहले तो इतनी ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स या किताबें छपी कम ही हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी लाइफ के बारे में जो उन्होंने खुद देखा वो लिखा, बड़ी ऑथेंटिकली लिखा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इमेजिनेशन से आई या कुछ आई। दूसरी बात ये कि बाबा जी ने लहरी महाशय जी को इनिशिएट किया। वो तो प्रैक्टिकल बात है। लहरी महाशय जी का ट्रांसफ़र रानीखेत हुआ, वो रेलवेज में काम करते थे, 1800 समथिंग में वो गए। वहाँ पे गए तो बाबा जी उनको मिले, उन्होंने उसके बारे में वर्णन किया। जब उन्होंने वर्णन किया तो आगे उन्होंने फिर लहरी महाशय जी ने युक्तेश्वर जी को सिखाया, युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को सिखाया, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया ना। तो इसलिए जो योगानंद जी बाबा जी के बारे में लिख रहे हैं वो जैसे अपने मान लीजिए ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में लिख रहे हैं।
तो इसलिए वो गुरु के गुरु के गुरु के बारे में लिख रहे गुरु हैं। शिष्य परंपरा में आ बिल्कुल गई गुरु वो बात। शिष्य परंपरा में लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बात है, डायरेक्ट परसेप्शन है। और फिर जो योगानंद जी हम मानते हैं कि वो भी अवतार थे, उनको बोलते प्रेम अवतार, अवतार ऑफ लव। तो ही वॉज ट्राइंग टू रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम द गुरुज एंड फ्रॉम गॉड नॉलेज विच ही गेव टू अस। तो जो उन्होंने योगी कथामृत किताब लिखी है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, एक तो लिखी ऐसी है कि समझनी मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 हमारे अंदर उसका असर होता जा रहा है। समाधि पोएम जो है उसमें जिसका जिक्र किया, मैंने एक बड़े मंक को पूछा, स्वामी जी को, मैंने कहा स्वामी जी ये समझ नहीं आ रही, इसमें जो इन्होंने बात की है, जो एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, समाधि की एक्सपीरियंस, गॉड का एक्सपीरियंस, ये हमें समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं आप इसको पढ़ते रहो, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो इसको, समझ आ रही है नहीं आ रही है, उसके पेजेस आप पकड़ के बैठे रहो थोड़ी देर, तो कोई ना कोई आपके अंदर जा रही है बात। तो यही है, हमें इंटेलेक्चुअली समझ नहीं आती ये चीज़ें, हमें इंट्यूटिवली समझनी है, वो मेडिटेशन से बनती है। तो ये योगी कथामृत भी ऐसी चीज़ है, धीरे धीरे पता चली। तो बाबा जी की जो बात है वो ऑथेंटिक इसलिए है कि योगानंद जी उन्हीं के गुरु शिष्य परंपरा से, आपने ठीक कहा। बिल्कुल। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का आपने नाम लिया, ये किताब कैसे उसको वर्णित करती है? तो एक चैप्टर है एन एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसमें ये किस्सा होता है कि वो मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बुलाते हैं। क्योंकि योगानंद जी बचपन से मेडिटेशन कर रहे थे, और अब मान लीजिए 15-16 साल के हो गए थे, 15 साल या 12 साल से भी मेडिटेशन अगर कर रहे थे तो काफ़ी एडवांस्ड हो चुके थे। और भी डीप मेडिटेशन रेगुलर कर रहे थे। अगर हम और आप बचपन से मेडिटेशन कर रहे होते, मुझे आपका नहीं पता है, तो हम भी बहुत एडवांस हो जाते हैं अभी तक। लेकिन उस वक्त गुरु का एक ब्लेसिंग भी चाहिए कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए, जैसे मैंने कहा आपने 2 कदम बढ़ाए तो भगवान कई कदम उठा के आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इन्होंने कोशिश की, मेडिटेशन बहुत साल किया, गुरु ने इनको ब्लेस किया, गुरु ने सिखाया। तो उस वक्त कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में गुरु ने इनको इनेबल किया कि वो एक्सपीरियंस कर पाए। और बाद में योगानंद जी खुद कई बार समाधि में गए, या रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये लिखा जाता है कि वो शिष्यों के बीच में एकदम मेडिटेशन करते हुए एकदम गिर जाते थे। दया माता जी जो परमहंस योगानंद जी की सक्सेसर थी इसमें, पहले राजश्री जनकानंद जी थे योगानंद जी के जाने के बाद, संस्था के प्रेसिडेंट, फिर दया माँ, वो भी कई बार मेडिटेशन करते हुए एकदम से शी वुड बिकम अनकॉन्शियस, सीमिंगली अनकॉन्शियस, बट इन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो उसमें फिर ये बॉडी का ज्ञान नहीं होता है ना फिर। तो रामकृष्ण परमहंस जी को लोग वापस लाते थे कि भाई आप गुरुजी। तो इसी तरह योगानंद जी कई बार समाधि में गए। तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हमें और आपको, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, तब तक हम उससे दूर हैं। लेकिन वो योगानंद जी ये भी कहते हैं, यू कैन फाइंड गॉड इन दिस लाइफ। हमें लगता होगा कि हम बहुत दूर हैं, हम तो अभी मटीरियलिस्टिक हैं, हम तो इंस्टाग्राम पे हैं, हम तो फलाने हैं, लेकिन हम स्पीकिंग ट्री में भी हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं। तो मेडिटेशन रेगुलरली करने से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हो सकता है कभी हमें भी मिल जाए। अच्छा, वो अनुभव क्या होता होगा सर? क्योंकि ना मैंने कभी किया है ना आपने किया है, लेकिन हम दोनों ने किताब पढ़ी है, कभी अनुभव हुआ? ग्लिम्पसेस अगर हम देखें, जो आपने भी शुरू में कहा था पहले वाले पॉडकास्ट में, कि एक कभी कभी हमें एक अंश के लिए लगता है कनेक्ट हो गए, तो वो मुझे लगता है हमें किसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम मेडिटेशन के बाद उठते हैं, उससे पहले हम बड़े पीसफुल होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम एक एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस करते हैं योगिक बिफोर मेडिटेशन। उससे हमारे वैसे ही जो नॉट्स वगैरह, जो इधर उधर के थॉट्स हैं, कम हो जाते हैं। मेडिटेशन के बाद जब उठते हैं तो पीसफुल फील करते हैं, अनलेस कि हमने कोई ट्रेन पकड़नी है तो फिर भाग भाग के पकड़ते हैं। लेकिन दैट पीस इज अ ग्लिम्प्स ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गॉड? लव, पीस। तो ये जो पीस और जॉय, ये अगर हमें थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा मेडिटेशन में, या दिन भर भी, कई बार ऐसे नहीं होता कि आपको लगता है कि मैं क्यों आज इतनी या इतना उछल रहा हूँ, या क्या मन क्यों आज खुश है, क्या बात है ऐसी? वो ब्लेसिंग है। और वो मेडिटेशन हमने पिछले दिन अच्छी की होती है,
तो आई थिंक धीरे धीरे आएगा। 2019 जनवरी की बात है सर, मैं एक पर्टिकुलर मंत्रा मेडिटेशन कर रही थी, कुछ महसूस नहीं हुआ। 2020 में से भी वही मेडिटेशन चालू रखा। अभी कुछ महीनों की बात है, वही मेडिटेशन कर रही थी, उसी सेम मंत्रा मेडिटेशन कर रही थी। थोड़े से सेकंड्स के लिए वो ग्लिम्स आया, सेकंड्स पता नहीं, मुझे समय का अंदाज़ा नहीं है, जब मुझे ना तो मेरी मेड की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना मुझे मेरे बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना मुझे पता था कि मैं कहाँ हूँ, एंड बस एक परम शांति थी। ये परम शांति तो है एक्सपीरियंस इन कॉस्मिक कॉन्शियस, और क्या है परम, तो दैट, लेकिन वो हम उसको मानते नहीं ना, हम समझते हैं कि ये तो हाँ पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हम उस पर अगर, वो स्वामी जी हमें कहते हैं, हमारे स्वामी जी, जिस वक्त आप बैठे हैं स्टिलनेस में आफ्टर मेडिटेशन, ट्राई टू सिट मोर इन स्टिलनेस। हम 10 मिनट 5 मिनट के बाद उठ जाते हैं। फिर सर 7 साल के बाद मुझे थोड़े से समय के लिए हुई, मतलब दोबारा हो 7 जाएगा, साल बहुत होता है। दोबारा होगा, दोबारा 7 साल नहीं लगेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे पीसफुलनेस बढ़ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि हमें सडनली फटाक से कुछ एकदम चमत्कार आ जाएगा। वो कहते हैं भाई गॉड इज नॉट सिटिंग ऑन अ थ्रोन समवेयर इन द यूनिवर्स, हाँ कि भाई आप पहुंच गए उनकी गोदी में, ऐसे नहीं है। ये जो ग्लिम्सेस ही आएंगे आपको, और फिर वो ग्लिम्सेस और आने लगे, फिर आप देखेंगे कि जो गुस्सा आपको आता था वो कम हो गया। तो ये इंडिकेशंस ऑफ गॉड है। दिस इज व्हाट आई लर्नड। और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आया है। Nobody needs to tell you. That is what the scriptures say. When you experience cosmic consciousness, you don't need to be told that this is cosmic consciousness. You will know. I will know also. बिल्कुल, वो मुझे लगता है वो परम शांति की ही अवस्था है। वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको चांद सितारे मल्टीवर्स के दर्शन हो रहे हैं या आप किसी और प्लैनेट पे पहुँच गए। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ होगा ऐसा जो हमारी समझ के बाहर, वो इंटेलेक्चुअली नहीं है। नहीं, आप ब्रेनी है, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग है, वो नहीं है। ये फेथ और डीप मेडिटेशन की बात है। सर योगी कथामृत का कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए? हालांकि मुझे लगता है सारी बुक ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक अगर तो आप क्रिया योग है। क्रिया योगा क्या चीज़ है और क्या पाथ है, जो डीप साइंस है। इवन भगवत गीता में 2 दफ़ा मेंशन्ड है क्रिया योग। तो क्रिया योग जो है वो आजकल कई पाथ्स में सिखाया जाता है। तो हमारा जो YSS में है और जो चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी योगी में, द साइंस ऑफ क्रिया योगा, स्पाइन में काम करना है, ब्रेथ के साथ कुछ काम करना है, साइंटिफिक टेक्निक है, सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन वो क्लियर है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्रिया योग। तो पहले हम 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 1 ईयर प्रिलिमिनरी टेक्निक सीखते हैं योगदा में, और हम लोग फॉलो करते हैं परमहंस योगानंद जी के प्रिलिमिनरी टेक्निक्स। जब हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें इनिशिएट किया जाता है। इनिशिएशन के बाद, क्रिया योग मिलने के बाद, हम लोग थोड़ी थोड़ी क्रिया करनी शुरू करते हैं, फिर बाद में और करते हैं। तो आजकल मैं 1-1 घंटा मेडिटेशन कर लेता हूँ सुबह शाम। आज भी करके आया हूँ सुबह और अभी भी करूँगा जाके। तो उसमें क्रिया योग का ही पाथ है, और क्रिया योग के ऊपर चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी योगी में, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। वो पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि ये साइंटिफिक टेक्निक है। इससे आपकी ब्रेथ भी काम हो जाएगी, आपका हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, आपके थॉट्स भी कम हो जाएंगे। तो फिर आपकी एनर्जाइज हो जाएगी बॉडी, बिकॉज सेंसेस में जो आपकी एनर्जी जा रही है वो विड्रॉ होके अंदर आ जाएगी, और माइंड बॉडी विल बिकम रेडी फॉर दैट जो हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस वन डे। पर कम से कम आप रेडी तो कर रहे हैं ना अपने आप को, और ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं उसमें। ये सब लिखा हुआ है उस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर विच आई टॉक अबाउट इज आउटविटिंग द स्टार्स, जो हम बात कर रहे थे। आपकी जो डेस्टिनी है वो ऐसी लिखी हुई है, वो नहीं है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आउटविट का मतलब है उनको हराना। तो स्टार्स में क्या लिखा है, डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। आप अच्छे कर्म के साथ आउटस्टैंडिंग बच्चे बन के गॉड के आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, और भी ज़्यादा। तो इस लाइफ में हम इम्प्रूव होते जाएंगे उसी तरह से, तो स्टार्स पीछे रह जाएंगे हमारे। तो दिस इज अनदर चैप्टर वी मस्ट रीड इन दैट बुक। 2 चैप्टर्स बता दिए आपको, यही बहुत हैं अभी। सर क्रिया योग के बारे में जनरली लोग नहीं बात करते हैं, थोड़ा सा हिडन टेक्निक है ये, और मैं समझती भी हूँ वो एक गुरु शिष्य परंपरा में ही आपको लेना चाहिए। जो क्रिया योगी हैं, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पर, उन लोगों से कई बार मेरा डिस्कशन हुआ है, कुछ लोग मेरे नोन में भी हैं, वो बताते हैं कि आपको अपने जन्म भी याद आ जाते हैं।
आपके पूर्व जन्म क्या हैं? अगर ये आप डीप होता है। मेडिटेशन क्रिया योग का करेंगे हम्म, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये बातें हैं ये भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि पिछले जन्म याद आ भी जाते हैं तो कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, वहाँ भी याद आ जाते हैं, कहते तो यही है। क्रिया योग का पर्पस वो नहीं है। तो जब वो पर्पस नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, याद आ जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंट्यूटिवली बढ़ जाती है। जो इंट्यूशन है वो हमारा सिक्स सेंस है, वो मेडिटेशन से बढ़ता है। फिर वो डीप अंडरस्टैंडिंग आती है लोगों की। अच्छा, आपका एक कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने का ये भी तात्पर्य है नेचर। आई वॉज इन सर्विस में, बर्ड्स के बारे में कभी मुझे ज्ञान ही नहीं था, ज़्यादा ना इंटरेस्ट था, फ्लावर्स के मुझे नाम ही नहीं पता थे। अब मैं नेचर में गया भी तो इतना स्पोर्ट्स में मैं था। अब मुझे बर्ड्स की एक एक आवाज़ सुनाई देती है, एक एक, और मैंने बर्ड ऐप भी रखी हुई है जिससे मुझे उनका नाम भी पता चलता है। प्लांट्स, बर्ड्स, ब्रीज, ट्रीज, नेचर गॉड की मैनिफेस्टेशन है। हम देखते हैं वो कौन चित्रकार है, गाना था, चित्रकार तो वही है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, क्रिया योग करते हैं, तो फिर आपका ये भी इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है, आपकी इंट्यूशन एक्सपैंड हो जाती है, आप जॉय फील करते हैं। मेरे लिए एज अ प्रैक्टिकल पर्सन, यू कंसिडर मी टू बी अ प्रैक्टिकल पर्सन फ्रॉम सर्विस एंड मोटिवेशन, लेकिन मेरे लिए ही ये है, आपके लिए है, सबके लिए है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इनिशिएशन आपका यानी कि दीक्षा कब हुई आपकी? 2008, 17 ईयर्स हो गए। 17 साल। हाँ जी, तब से क्रिया योग मेडिटेशन चल रहा है। और मेरी वाइफ की उससे भी 5 साल पहले हुई, 5-6 साल पहले, तो वो मेरे से आगे थी। और मैं उनसे मजाक करता हूँ, अभी भी उतने ही साल आगे हैं ना, वो डिस्टेंस कम हुआ ना बढ़ा। तो मैं भी जॉगिंग उतनी रनिंग कर रहा हूँ, वो भी कर रही हैं, डिस्टेंस सेम है। सेम है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाता तो मैं भी उदास हो जाता। तो कौन किसकी वजह से वो पहले आए, उनको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ब्रिगेडियर प्रेम कुमार साहब ने दी। वो ब्रिगेडियर प्रेम कुमार साहब, और ये प्रेम अवतार की हम बात कर रहे हैं तो नाम भी बड़ा ज़बरदस्त। तो प्रेम कुमार जी बड़े खूंखार किस्म के फौजी जाने जाते थे, वो खुद ही कहते हैं, वेरी फायरी टेम्परामेंट। वो बाद में रेकी, मेडिटेशन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इन चीज़ों में बिलीव करने लगे, काफ़ी करने लगे मेहनत। तो नीना मेरी वाइफ को उन्होंने किताब दी और नीना ने पढ़ा कि चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ ली। उसके बाद अट्रैक्शन हुआ कि क्या है आगे, क्या है लेसन्स ऑफ मेडिटेशन, तो वो शुरू हो गई। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं कहता यार तुम बच्चों का ध्यान रखो, क्या मेडिटेशन इतनी लंबी कर रहे हो। फिर वो और करने लगे, फिर मैं भी करने लगा, देख के कि बेनिफिट है। तो आई थिंक वी बेनिफिटेड, एंड देन द स्पिरिचुअल पाथ इज़ ब्यूटिफुल पाथ। फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें तंग नहीं करती ज़्यादा, टेंशन्स कम हो जाती हैं, तो फिर आपको लगता है कि लाइफ को हैंडल करना भी आसान हो गया थोड़ा सा। और कई ब्लेसिंग्स आई उसके बाद, बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं। सर आपने कई बार पढ़ी है, कई मर्तबा पढ़ी है ये किताब, उसमें जो कविता है उसको भी कई मर्तबा पढ़ी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी आप काफ़ी हाई हैं, ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज से आए हैं तो इंटेलेक्ट तो हाई होगा ही। स्पिरिचुअलिटी में भी आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है। क्या डेथ को हम, या डेथ ट्रॉमा को हम इस किताब के ज़रिए समझ सकते हैं? क्या वो अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप हो सकती है इस किताब के ज़रिए? क्योंकि अगर हमने लाइफ को समझ लिया, खुद को समझ लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन क्या ये किताब हेल्प कर सकती है? एक चैप्टर है युक्तेश्वर जी का, रेजरेक्शन। परमहंस योगानंद जी के गुरु जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से, तो परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि वो उनके आगे प्रकट हुए और उनसे बातें की, और उन्होंने उनको पकड़ के झप्पी भी डाली और पकड़ के छोड़ा नहीं कि मेरे गुरु मैं जाने नहीं दूंगा आपको। अब उनसे बात जो करते हैं, वो जो चैप्टर है उसमें हमें एस्ट्रल वर्ल्ड और कॉजल वर्ल्ड, जो हायर वर्ल्ड्स हैं, उनके बारे में ज्ञान होता है। इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन किसी भी बुक में नहीं है। उसमें पता चलता है कि डेथ के बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में हम लोग जाते हैं। उस एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारा शरीर नहीं होता, लेकिन हमारा क्या लाइफ होती है वो लिखा है, और यहाँ के जो कर्म हैं वो लेके जाते हैं, और एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हम कर्म बनाते हैं, और फिर हम कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं अगर हम अच्छे और हो जाते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड से हम वापस आ जाते हैं इस वर्ल्ड में।
क्योंकि उसमें मजाक में भी एक टॉक में है, आपको पिज्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, सीरियस बात है लेकिन फनी भी है। पिज्ज़ा इतना अच्छा लगता है कि आप चले गए और उतने पिज्ज़ा नहीं खाया आपने जितने आप चाहते थे, तो आप वापस आएंगे। आम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपको हवाई जाना था, इस लाइफ में नहीं जा पाए घूमने, तो आप अगली लाइफ में आएंगे। तो एस्ट्रल वर्ल्ड से लोग वापस इसलिए आते हैं डिजायर की वजह कि डिज़ायर पूरे नहीं हुए होते, और जब डिज़ायर पूरे हो जाएंगे तो फिर तो आने की ज़रूरत नहीं है। तो डिज़ायर्स की वजह से वापस आते हैं। तो डेथ इज़ नॉट एन एंड। यू सी, अगर आप लॉजिकली भी सोचें, साइंटिफिकली भी सोचो, ये नहीं हो सकती लाइफ कि एक आदमी आया और चला गया और बीच में ये, देयर कैन बी एंड शुड बी समथिंग सुपीरियर। साइंस समझाता है कि सन है, मून है, यूनिवर्स है, लेकिन साइंस को इतनी समझ नहीं है जितनी गॉड को है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वील बी अफ्रेड ऑफ डेथ, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है कि वो एंड नहीं है। और ये भी कहते हैं कि हमारा लास्ट थॉट क्या है इस लाइफ में, वो लेके हम जाते हैं। तो लास्ट थॉट अगर हमारा डर वाला, नेगेटिविटी वाला होगा, तो फिर हमारे बार बार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम थोड़े कूलली चले जाते हैं तो बेटर है। रिजरेक्शन क्यों दिया इस चैप्टर का नाम? वो इसलिए कि वो दोबारा आते हैं। दोबारा आने का मतलब रेजरेक्शन है। और वो दोबारा जब आते हैं वो इसलिए ही आते हैं, इनको बताने के लिए ये चीज़ें जो वहाँ महसूस करके आए हैं, देख के आए हैं। अच्छा, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, 17 बरस पहले शायद आपने पढ़ा होगा ना? बिल्कुल। तो आपको थोड़ा कनेक्ट करने में आसानी हुई या तो कुछ मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। जब वो लिखते हैं कि मम्मा ने डांटा, तो वो तो समझ आ गया, हमें भी मम्मा ने डांटा होगा कभी, या चोट लग गई या बीमार हो गए, ये तो समझ आ गया, या ट्रांसफ़र हो गई किसी की। अभी हम ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ये जो बात है ये नहीं समझ आती, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा फेथ आता है कि ये हमारी समझ से बाहर जो चीज़ है उसको राइट ऑफ नहीं करनी चाहिए। वो कहते गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। यू डोंट बिलीव इन गॉड, गॉड को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि हम उनको नहीं मानते। वो तो नहीं कहते कि हमें वोट डालो, वोट नहीं मांग रहे वो, तो वो हमारा ही नुकसान है। वो चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, हमें उसको समझ के धीरे धीरे असिमुलेट करना पड़ेगा। और सारे चैप्टर भी सीखना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको कि गॉड कहते हैं कि आपने चलो काफ़ी मेहनत कर दी, बाकी नंबर मैं दे दूंगा, आ जाओ। तो दिस इज ऑल्सो देयर। तो मतलब वी शुड हैव फेथ, फेथ की बात है। और प्रैक्टिकल भी रहना है। ऐसा नहीं कि आप हवा में उड़ने लग जाए मेडिटेशन में, ऐसा भी नहीं है। तो संतुलन, लेविटेशन करते हैं। और मजाक में एक स्वामी जी ने बताया कि मैं इंडिया में एक बस में बैठ गया, वो लास्ट की सीट थी, तो मैं तो इतना लेविटेट करता रहा, झटके लगते रहे बस में, तो लेविटेशन होता रहा उनका, सिर ऊपर लगता रहा छत पे। योगानंदा जी, शुरुआत में ही चैप्टर्स में कई जगह चमत्कारों की भी बात करते हैं। तो वो चमत्कार जो हैं वो हमें जब पहली बार हम पढ़ेंगे, कई बार ही हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये हो नहीं सकता, लेकिन हमें हर चीज़ को प्रूव करना क्यों ज़रूरी है? जो बच्चा होता है, बेबी, वो मम्मा की बात मानता है या नहीं मानता चलो, लेकिन वो मम्मा पे फेथ रखता है। हम क्योंकि इंटेलिजेंट हो गए, हम एडल्ट हो गए, तो हम हर बात को क्वेश्चन करते हैं। तो हमें गॉड को अपनी मदर फादर मान के कई बातें हमें मान लेनी चाहिए। हमें नहीं समझ आ रही तो भी मान लेनी चाहिए। दिस इज माई एडवाइस एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। मैं मोटिवेशनल टॉक्स में कहता हूँ फेथ की बात, कि एक बच्चे को माँ ने उछाला, चाचा ने उछाला, फिर पकड़ लिया हवा में, वो बच्चा हंसता है ना हवा में। नोबडी ड्रॉप्ड दैट कैच। इंडिया ने कैच ड्रॉप किए होंगे, इंग्लैंड ने भी किए, लेकिन वो कैच नहीं ड्रॉप होता। बच्चे में कोई डर तो नहीं है कि मैं नीचे गिरूंगा तो क्या होगा, उसको पता ही नहीं नीचे गिरना क्या होता है। तो वी हैव टू डेवलप दैट चाइल्ड लाइक फेथ फॉर गॉड इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। गहरी बात बोली है आपने, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। वो बच्चे की तरह बनना है, विदाउट रिजेंटमेंट, विदाउट अटैचमेंट। ये कहावत है, बच्चे के अंदर नहीं होता कोई। वो 1 मिनट में भूल जाता है कि मम्मा ने डांटा था, थप्पड़ मारी, मम्मा ने चॉकलेट दी, ठीक है खत्म। अच्छा, कभी आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आया है कि जब हमें सब कुछ पता है, गीता भी हमें आत्मा के बारे में बता रही है कि ये शरीर बस शरीर है, ये तुम्हारी पहचान नहीं है, डेड बॉडी हो गए तो डेड बॉडी ही कहलाओगे, नाम से नहीं जाने जाओगे,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी आपने जो रिजरेक्शन चैप्टर बताया कि जैसा मन होगा वैसा ही आपको अगला जन्म मिलेगा, डिज़ायरलेस नहीं होगे तो दोबारा आओगे। सब कुछ पता होने के बाद भी हम कैसे भूल जाते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं और फिर से वही मन बुद्धि अहंकार पर परत दर परत संस्कार चढ़ते रहते हैं। तो होता क्या है इला कि हम लोग नॉटी बच्चों की तरह होते हैं, ह्यूमन बींग्स। हमारे पीछे माया डिलूजन पड़ा है और हम क्या है, सोल एंड ईगो। तो जो ईगो है वो सेल्फ है और वो माया की तरफ अट्रैक्टेड है और हमारी जो सेंसेस हैं वो बाहर हमें खींचती हैं। तो ये जो हम हर चीज़ में एक तरह से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, वो हमारी लाइफ का एक कंपल्शन है। कोई जंगल में भी बैठा है या कोई वॉचमैन है जो रेलवे स्टेशन रेलवे का गेट बंद करते हैं और खोलते हैं, काम शान जॉब है, 2 दफ़ा ट्रेन आती है बस दिन में, लेकिन वो भी दुनियादारी में है, रेडियो सुन रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो हमारा जो बाहर का खिंचाव है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग नॉटी चीज़ों में पड़े, नॉटी मीन्स के दुनियादारी में पड़े रहते हैं और वो अट्रैक्शन है। उसमें आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो सोशलाइजिंग, टेलीविज़न, मनी मेकिंग, अदर थिंग्स इसमें पड़ जाते हैं। फिर लेकिन हम जब ख्याल आता है, हमें कई लोगों को ठोकरें मिलती हैं तब आते हैं और कई लोग अपनी इच्छा से भी आ जाते हैं। हमें भी कभी ठोकरें मिली होंगी, तो यही जद्दोजहद चलेगी फिर जब तक आपका जो राइटियस सेल्फ है। और भगवद गीता में, महाभारत में जो बैटल ऑफ अर्जुन भी यही है कि अर्जुन डजंट वांट टू फाइट द राइटियस बैटल, ही इज वेरी कनेक्टेड टू हिज हैबिट्स एंड हिज टेंडेंसी, संस्कार, वो संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तो वो जो संस्कार हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते वो, और वो उधर को जाना नहीं चाहते, पांडवों की तरफ से कौरवों से लड़ना नहीं चाहते। तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम भी अर्जुन हैं और हमारे अंदर जो युद्ध है वो हम लड़ेंगे। तो और वो जब हम जीतेंगे नहीं जब तक, तब तक हम पास होकर यहाँ से निकलेंगे नहीं, तब तक फेल होकर वापस आते रहेंगे। सर, अगर मैं आपकी जर्नी देखूं, जब हम एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या जो भी ऐसे बड़े पद पे तैनात लोग होते हैं, एक अलग काफिला चलता है उनके साथ। कहीं ना कहीं मैंने लोगों से सुना है कि एक ईगो आ जाता है और वो बहुत जाहिर सी बात है, उसमें कोई कभी आपने ऐसा महसूस किया कि यार ईगो आ रहा है और ये नहीं आना चाहिए, और आया तो फिर उसका हल क्या था? कई बार ऐसा होता था कि फ़ोटो आ गई अखबारों में, टीवी वाले पहुंच गए और इंटरव्यू हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और सोशल मीडिया पे आ गए, फ़ोटो आ गई, ये हो गई। लकीली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो सेकंड इनिंग्स है उसमें और भी ज़्यादा है। मैं आपके पॉडकास्ट में आ रहा हूँ, उधर मेरी कोई सेल्फी लेने आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पोस्ट आ गई, कोई एक आ गया स्टूडेंट का, मैं टॉक दे के आया कहीं यूनिवर्सिटी में, शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे टॉक दे के आया तो स्टूडेंट का मैसेज आया, सर यू किल्ड इट। ये किल्ड इट क्या है? विच मीन्स कि बहुत बढ़िया था आपका। तो ये ग्लैमर मेरा तो लाइफ में है। IAS IPS में काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी ठहराव वाले लोग ठहराव ही रखते हैं। अगर कोई मेड है, कोई रिक्शा चलाते हैं, वो भी ईगो रख सकते हैं, ईगो वो भी रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपके पास मौका ज़्यादा ईगो रखने का, लेकिन अगर आप फिर भी ज़मीन पे पैर रखते हैं तो आपकी इज्जत ज़्यादा है। एंड व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ लाइफ? गुडविल, रेपुटेशन, इमेज, और कोई अर्निंग नहीं है, बाकी सब बेकार है। तो मैं इनको बोलता हूँ कितनी लंबी गाड़ी चाहिए? सबसे बड़ी गाड़ी आपको मिल गई, उसको 6 महीने के बाद आप उसको भी पुरानी समझोगे। तो अल्टीमेटली द रेस इज नॉट फॉर दीज थिंग्स, रेस इज विद इन। पीस और जॉय और हैप्पीनेस आपको मिली या नहीं मिली, यही गेम है। और हैप्पीनेस इज द साइन ऑफ गॉड। गॉड कोई दुखी तो हो नहीं सकते, हम ही दुखी होते हैं। आप महावतार बाबा जी के केव होकर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? मैं कम से कम 3 बार गया हूँ और रिसेंटली भी गया। तो बाबा जी की केव जो है वो वही जो ऑटोबायोग्राफी हुई योगी में, जगह जिसमें रानी खेत से ऊपर लहड़ी महाशय जी को मिले वो। अब हम लोग जब वहाँ जाते हैं, डिवोटीज़, YSS के डिवोटीज़ भी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, वहाँ बैठ के हमें इम्बाइब करना है, रिसीव करना है कि ये वही बाबा जी की केव है। जब हम वहाँ बैठते हैं तो वैसी पहाड़ों के ऊपर आपको पता है कि शांति होती है, एक्सट्रीम पीसफुलनेस वहाँ पे मिलती है। और अगर आप वर्ल्डली वे में भी देखें ना, कहीं कोई बीच पे बैठा है, कोई पहाड़ों में बैठा है, टूरिस्ट बैठा है,
उसको भी शांति मिल रही है, तो वो तो हमें मिल ही रही है वहाँ पे। लेकिन हम अगर बाबा जी की प्रेजेंस को एक महसूस करने की कोशिश करें, फील करने की प्रेजेंस करें, तो फिर बाबा जी, गॉड विल कम टू यू। बाबा जी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और एक कहावत है, लहरी माशिया जी ने कहा कि कोई भी डेवोटी अगर बाबा जी का नाम श्रद्धा से लेता है तो उसको एकदम ब्लेसिंग मिलती है, एकदम, और इटर्नल ब्लेसिंग मिलती है। तो श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए, बाकी ब्लेसिंग उधर से मिल रही है। किसी मंदिर, चर्च, किसी भी मॉस्क, किसी गुरुद्वारे में आप जाके अगर श्रद्धा के साथ बैठेंगे, प्रे करेंगे, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। पता है आपको सर, कई सारे साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक और ऐसे रैशनल माइंडसेट लोगों के साथ मेरी बात है, क्योंकि है उठना बैठना, तो कई बार इस पर भी चर्चाएं हो जाती हैं। तो उनका कहना इस मामले में ये होता है कि आप अगर अपने किसी जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं, अगर वहाँ के एक रिक्शे वाले के बारे में भी, या आप किसी भी पर्सन, अपने मम्मी डैडी के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं ना दिन भर, तो रात को वो सपने में आ जाएंगे। तो ये एक कोइंसिडेंस है। लेकिन मैं आपको जो अनुभव बताऊं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनको मैंने ऐसे बोला है कि ठीक है आज शिव जी के बारे में सोचो, देखते हैं सपने में आते हैं, नहीं आते। आप पे कृपा हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप रात को नेगेटिविटी देख के सोते हैं तो आपको ड्रीम्स नेगेटिव ही आएंगे। और अगर आप म्यूज़िक या अच्छी चीज़ें देख के सोए, स्पीकिंग ट्री का पॉडकास्ट देख के सोए, तो आपको कोई ना कोई अच्छी वाइब्रेशंस ही आएंगे। आपने कोई बुक पढ़ ली, कोई भी बुक पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ ली, कोई अच्छी बुक पढ़ ली, बातें अच्छी कर ली, कंप्लेंट बाजी नहीं की रात को सोने से पहले, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ आपका सोने से पहले, तो फिर आप ठीक ही सोएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका इंट्यूटिवली असर होता ही होता है हमारे अंदर। तो सर पता कैसे करें कि कृपा हुई है या ये सिर्फ दिन भर सोचा है उनके बारे में इसलिए आ रहे हैं? ज़्यादा एनालाइज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो बच्चे की तरह ही होना है कि मम्मा खुश है, बस हमें ना ज़्यादा हम होशियार हैं, हम लोग बहुत होशियार हो गए हैं, तो हम लोग एनालाइज, ओवर एनालाइज करते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि अट्रैक्शन जो है गॉड के प्रति वो मतलब कोइंसिडेंटल है, या वो जो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट ग्रेजुअली यू रियलाइज दैट फेथ इज द ओनली आंसर। कोई बहुत रैशनल आदमी है, एग्नोस्टिक बोलते हैं, कि वो गॉड को नहीं मानते, मान लो एक दिन कभी ऐसा आ गया, मान लो कि मुश्किल में फंस गए, कोई चारा नहीं है, 2 दिन मुश्किल नहीं हल हुई और एकदम से उनको गॉड का ही ख्याल आता है, फिर प्रे ही करते हैं अल्टीमेटली। तो व्हाई शुड दैट सिचुएशन कम? मेक गॉड योर गुड वेदर, फाइन वेदर फ्रेंड। मतलब सब अच्छा चल रहा है तब उनको बुलाओ, मुश्किलों में क्यों बुलाना है? आ जाएंगे वो, लेकिन अच्छे वक्त में भी बुला लो। थिंक अबाउट हिम, बिलीव इन हिम, बी साइंटिफिक, बी प्रैक्टिकल, बट हैव फेथ इन गॉड। दैट इज द बैलेंस। बिल्कुल सर, कभी आपसे इस बारे में भी चर्चा करेंगे जी कि गॉड कौन है। वो तो मुझे भी पता करना है। आई होप जल्दी आपको पता लगे तो हम भी उस पर एक वो बातचीत रखेंगे। बताने से बात नहीं बने, पता तो कुछ लोगों को है, वो बताते रहते हैं, हमको समझ नहीं आता। इंट्यूशन हमारी तभी बनेगी जब हम अंतर ध्यान होंगे, वो जरूरी है। आखिरी में सिर्फ आपका कोई ऐसा मैं अनुभव लेना चाहूँगी जो इस किताब को पढ़ने के बाद आपको हुआ है। एक बार ही ऐसा हुआ कि काफ़ी मुश्किल चल रहा था कुछ करियर में, तो उसमें आया एक कोट, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ फिर हिंदी में। वो कहते हैं, दो मैन्स inclination for landing into trouble appears to be endless, the infinite succor is even more powerful. जितनी मर्जी तुम गड़बड़ कर लो वो सुधार देगा। वो पेज खुल गया मैं जब उस दौर में था, कहा जो मर्जी गड़बड़ हो ये सुधार देंगे। तो फिर फेथ की बात है। मुझे लगा कि बात तो ठीक है कि ये सृष्टि चल रही है। वो एक फॉरेनर इंडिया में, आपको पता ही होगा, ऑटो रिक्शा में बैठ गया, वो आधे घंटे की ऑटो रिक्शा के जर्नी के बाद कहता है अब मुझे पता है कि इंडिया में गॉड तो इंडिया में ही है, क्योंकि मैं तो 6 बारी मरते मरते बचा ऑटो में। तो गॉड है, यही बहुत बड़ी बात है। हम जब गड़बड़ों में फंसते हैं तो हमें वो पता चलता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी विल, एंड देयर इज अ सेइंग अबाउट द गीता, द गीता विल शेड लाइट ऑन दैट पार्ट ऑफ योर जर्नी वेर एवर यू आर। आप नर्सरी में, केजी में, तो भी आपको रोशनी मिलेगी। आप पीएचडी तक पहुंच गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं,
वहाँ भी आपको रोशनी मिलेगी। इसी तरह जो हमारी धार्मिक किताबें, ऑटोबायोग्राफी योगी भी है, वो आपको आंसर देती है किसी भी। तो मैं खुद देख चुका हूँ। कर्मों को अच्छा कैसे रखा जाए, क्या किताब ये भी सिखाती है कि हम अपने कर्म को कैसे अच्छा रख सकते हैं? सिखाती है। अब जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा टॉफ़ी 2 पड़ी हैं टेबल पे, एक उसके लिए, एक उसके फ्रेंड के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए, दोनों खा गया। अब जब मम्मा आती है तो कहाँ गई, वो पता नहीं कहाँ गई, तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो कर्म गलत हो गया, 3-4 साल का बच्चा ही गड़बड़ कर गया। तो ये जो टॉफ़ीज़ हैं बड़े होने पे चेंज हो जाती हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। किसी के साथ आपने कुछ गलत पेपर वर्क कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया, गलत बोल दिया, कोई झूठ बोल दिया, तो उसमें मुश्किल हो जाती है। तो होता क्या है कि हम लोग धीरे धीरे कर्म को अच्छा करने के लिए कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोशिश करनी है। अवेयरनेस। देयर आर पीपल टिल द एंड ऑफ लाइफ। एक ऐड आती थी ना, वो जो उनके बेचारे दादाजी जो बेड पे हैं वो जा रहे हैं, और वो फेविकोल की या किसकी ऐड थी, वो पानी की ड्रॉप गिरती नहीं, पता नहीं वो 1 मिनट जाता है, 000 लिखवा देते हैं वो उनसे, अंकल से जाते हुए कि बिल में और 1 0 बढ़ा दो इसका। अच्छा, 1 लाख की जगह 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन वो पानी की बूंद एक गिरती है 1 के ऊपर और 1 मिट जाता है, तो 0 रह जाता है। तो जो हमारा ये एक ग्रीड है, उसका लिमिट होना चाहिए ना कोई। तो ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं। मैं लकीली I have never been fascinated much. My father had a very impeccable reputation. Luckily मेरी भी वैसी रही। कोई हमें कभी लस्ट नहीं था किसी चीज़ का, लेकिन इज्जत, गुडविल, अच्छाई, अब कोई मिलता है तो सर आप, तो वो अच्छा लगता है ना, वो है असली चीज़। तो फेम वाला एक अगर आपके अंदर है ललक, वो फिर भी ठीक है, वो भी वैसे स्पिरिचुअल सेंस में नहीं होनी चाहिए कि मेरी लाइक्स और मेरे फॉलोअर्स और बढ़ने चाहिए, लेकिन मनी और पावर से ज़्यादा अच्छा है कम से कम आपको फेम या पॉपुलैरिटी की एक यर्निंग है, तो उतना कर्म तो चल जाता है। आपने कर्मों की बात की, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्म को थोड़ा कम करते जाओ, इम्प्रूव होते जाओ, अपना वर्जन 16 तक ले आओ। आखिरी प्रश्न सर, लाइट कहाँ है? तो लाइट कहाँ है? लाइट इस रूम में भी है, लाइट बाहर भी है, लेकिन असली जो लाइट है वो हमारे भीतर ही है। तो वो लाइट, योगानंद जी लिखते हैं कि जब आप एक रूम में लाइट ऑन करते हैं या केव में एक टॉर्च लाते हैं, तो हजारों वर्षों का अंधेरा एक पल में चला जाता है लाइट ऑन करने से। और वो टॉर्च जो आप लाए या माचिस की तिल्ली से भी आपने जब जगाया, वो कहाँ है? वो हमारे भीतर ही है। तो हमारा जो पीस है, हमारा जो जीत है हमारी, वो हमारे अंदर ही है, बाहर के सर्कमस्टेंसेस से नहीं मिलेगी। हमने बात की वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन, ही कैन नॉट फाइंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस वर्ल्ड्स पुअरेस्ट मैन के पास है, उसके पास नहीं है। तो इसका मतलब अंदर ही है ना, कुछ बाहर तो नहीं है। तो वो हमारे भीतर ही है और हमें उसको सिर्फ ऑन करना है। ऑन कैसे करना है? थोड़ा सा अच्छाई कमा के, लोगों को हेल्प करके, अच्छी लाइफ जी के, और फिर स्पिरिचुअल एफर्ट करके। दीज आर द वेज। परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अपना एफर्ट करके गॉड को बोलो, गॉड मैंने कोशिश कर लिया, बाकी आप जानो। हाँ, कर्म हमारे हाथ में है, फल उसी के हाथ में। उसी के हाथ में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि सारी बुक आज फिर से सही तरीके से, सही मायनों में डिकोड हुई है। तो हर कोई माध्यम बनता है, मुझे लगता है आज मेरे ऑडियंस के लिए आप माध्यम बने हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर क्रिया योग में आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप कैसे इंसान हैं, आपको कौन सी विचारधारा अट्रैक्ट करती है, क्या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है या आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शुरू हो। अगर ऐसा है तो जाइए हमारे चैनल पे और देखिए हमारे बाकी अदर पॉडकास्ट, कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी आपको। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। सोल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस डिकोड करना चाहते हैं,
अगर आपके मन में ये सब प्रश्न आ रहे हैं ना, तो समझिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाए, या अगर शुरू हो चुके हैं और आपको पता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक सही रूप में आगे बढ़े, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न नहीं हो सकते। इतने केओस में, इतनी भाग दौड़, इतने कंपटीशन में अगर ये मन में प्रश्न आ रहा है तो कहीं तो डिवाइन लाइट पड़ रही है आप पर, कहीं ना कहीं विचारों में वो ईश्वर का गुण वापस से जाग रहा है आपके अंदर। तो आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्सियत को हमने इनवाइट किया है स्टूडियो में, जिनकी अपनी जर्नी कुछ ऐसी ही प्रेरणा से भरी हुई रही है। उनका करियर शुरू हुआ देश की सबसे सम्मानित सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, नौकरी छोड़ी और उसके बाद एक नई जर्नी पर निकल गए। और वहाँ भी उनकी जर्नी रुकी हुई नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, कई किताबें लिख चुके हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, यूथ की लाइफ बदलने में स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिकली भी हेल्प कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, आप सभी कई सारे पॉडकास्ट में उनसे मिल चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं, लेकिन स्पीकिंग ट्री पर आज पहली बार आप उनसे मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ एक्स आईएएस ऑफिसर विवेक अत्रे सर का।